हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज चलते हैं 12th क्लास में बायोलॉजी के छठे चैप्टर वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं। वंशागति और विविधता। वंशागत क्या है? वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बराबर स्थानांतरित होता रहे उसे वंशागति कहते हैं। और विविधता कहने का आशय यह है कि हम जब भी कई लक्षण स्थानांतरित होते हैं तो उनके मध्य कुछ न कुछ ऐसे लक्षण जरूर होते हैं जो स्थानांतरित नहीं हो पाते, और कोई भी संतान अपने माता पिता से 100% समान नहीं होती, उसमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य होते हैं। इसी पार्ट को क्या कह देते हैं हम? विविधता कह देते हैं। नेक्स्ट इसी चैप्टर का पार्ट है मेंडेलियन वंशागति तथा मेंडेलियन अनुपात से विचलन के विषय में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। सो नेक्स्ट सभी इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कुछ चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। जैसे हमें इस चैप्टर के अंतर्गत ध्यान देना है वंशागत तथा इसकी विविधता, मेंडेलियन वंशागति, इसके अंतर्गत आधुनिक वंशागति की नींव तथा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ना है। मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल के संकरण प्रयोग, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण एवं बहुसंकर संकरण के विषय में, मेंडल के नियम के विषय में, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम तथा स्वतंत्र व्यूहन का नियम एवं परिभाषिक शब्दावली जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मेंडेलियन अनुपात से विचलन, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, गुणात्मक विकल्पी वंशागति, रुधिरों की वंशागति, पोलियोट्रोपी एंड बहुजीनी वंशागति के विषय में भी हम पढ़ेंगे। और वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आनुवांशिकी तथा वंशागति। आनुवांशिकी तथा वंशागति क्या है? आनुवांशिकी तथा वंशागति हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। जीवों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षण वंशागत लक्षण या आनुवांशिक विशेषक कहलाते हैं। आनुवांशिक विशेषक को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को वंशागति या आनुवांशिकता कहते हैं। अर्थात ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? आनुवांशिकता कहते हैं। अब आनुवांशिकी या आनुवांशिक विज्ञान किसे कहते हैं? अर्थात जेनेटिक्स। जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीवों के आनुवांशिक विशेषकों की वंशागति का जनक और संतति में आनुवांशिक समानताएं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें, इसमें कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आया है कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले वेटसन ने 1905 में किया था, किंतु ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 में आनुवांशिकी की नींव रखी। मेंडल ने आनुवांशिकी के 3 नियमों को प्रतिपादन किया। इसी कारण से मेंडल को आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। आनुवांशिकी एककों के लिए जोहानसन ने 1909 में सबसे पहले एक शब्द का प्रयोग किया जिसे हम जीन कहते हैं, किंतु जीन से पहले जीन को कारक कहा जाता था तथा कारक शब्द का प्रयोग भी मेंडल ने अपने आनुवांशिक पीढ़ी के अंतर्गत किया था, अर्थात अपने नियमों के अंतर्गत किया था। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या होती हैं? कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमारे माता पिता से हमें स्थानांतरित तो होते हैं किंतु पूर्णतः वो हम में प्रदर्शित नहीं होते हैं। ऐसे लक्षणों को हम विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं, दैहिक विभिन्नताएं एवं जन्य विभिन्नताएं। दैहिक विभिन्नताएं क्या होती हैं? दैहिक विभिन्नताएं अर्थात ऐसी विभिन्नताएं जो वातावरणीय दशाओं, पालन पोषण, रहन सहन, शिक्षा, जलवायु आदि के प्रभाव से उत्पन्न अस्थायी विभिन्नताओं को दैहिक विभिन्नताएं कहते हैं। किंतु जैनिक विभिन्नताएं अर्थात ऐसी विभिन्नताएं जो जीवों में आनुवांशिक पदार्थ या जीनी संरचना में अंतर के कारण विकसित विभिन्नताएं जैनिक विभिन्नताएं कहते हैं। इन्हें जर्मिनल विभिन्नताओं के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यदि हम देखें मेंडेलियन वंशागति अर्थात आधुनिक आनुवंशिकी की नींव था ग्रेगर जॉन मेंडल के विषय में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1882 को ऑस्ट्रेलिया के हिजेंडॉर्फ नगर में हुआ था। 1840 ईस्वी में जिम्नेजियम से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात यह ऑस्ट्रेलिया के ब्रून नगर में एक चर्च के पादरी हो गए और वहां पर इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। इसके पश्चात इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित आदि का अध्ययन करने के लिए ये 1851 में एक विश्वविद्यालय गए। वहां पर ही इन्होंने मेंडल अपने नियमों को प्रदर्शित किया। नेक्स्ट यदि हम इन्हीं के मेंडल का ऐतिहासिक संस्करण या मेंडल के संस्करण का प्रयोग करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1857 में बॉटनिकल
या जो हमारे घर में मटर पाई जाती है उसका नाम होता है पाइसम सटाइवम पौधे पर अपना प्रयोग किया और अपने प्रयोगों के निष्कर्ष से 1866 में मेंडल के वंशागति के नियमों के रूप में प्रकाशित किया। 1884 ईस्वी में उनकी मृत्यु के 16 वर्षों के बाद 1900 ईस्वी में हॉलैंड के ह्यूगो डिब्रीज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस तथा ऑस्ट्रेलिया के ईवी स्मैक ने अलग अलग मेंडल के प्रयोगों को दोहराया और उनके नियमों को सत्य पाया। इसी कारण इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों का पुनर्शोध किया तथा इसी कारण आनुवंशिकी का जनक भी मेंडल को ही कहा गया। उपयुक्त तीनों वैज्ञानिकों के प्रयोगों के परिणाम स्वरूप मेंडल ने नियमों के खोज पूरे विश्व के सामने आई। आनुवंशिकता के नियमों को मेंडलिज्म भी कहते हैं। अब मेंडल की सफलता के कारण कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण मेंडल अपने नियमों को देने में सफल हुए? तो दूरदर्शिता के कारण मेंडल अपने प्रयोगों में सफलता मिली। उनकी सफलता के निम्न कारण हैं। जैसे सबसे पहले मेंडल की सफलता के कारण यदि हम बात करें तो दूरदर्शिता के कारण मेंडल को अपने नियमों में सफलता मिली। जैसे मेंडल ने एक समय पर केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग का दूसरी पीढ़ी तथा तीसरी पीढ़ी तथा आगे कई पीढ़ियों तक लगातार अध्ययन किया। उन्होंने अपने प्रयोगों में इकट्ठे किए आंकड़ों को पूरा रिकॉर्ड रखा और उन्हें सावधानीपूर्वक उनका विश्लेषण भी किया। नेक्स्ट, उन्होंने केवल ऐसे पौधों को चुना जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध नस्ली थे। इसकी पुष्टि इन्होंने अगली पीढ़ियों के पौधों से स्वपरागण परीक्षणों से भी की। नेक्स्ट, उन्होंने शुद्ध लक्षण वाले पौधों को वाटिका से अलग अलग क्यारियों में बोया जिससे उन्हें अन्य लक्षणों वाले पौधों से मिलने की संभावना न रही और स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए कुछ लंबे तथा कुछ छोटे पौधों के पुंकेसरों को भी इन्होंने काट दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट यदि हम करें कि प्रयोगों के लिए वस्तु का चयन, उन्हें प्रयोग करने के लिए कौन कौन से वस्तुओं का चयन किया? तो सबसे पहले मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बॉटनिकल या वाटिका में उद्यान मटर का चयन किया जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। के पौधों का चयन निम्न कारणों के आधार पर किया। जैसे मटर एक वर्षीय पौधा है और इसके पौधों की आयु लगभग 3 से 4 माह होती है, अतः इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव है। इसमें नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प पर होते हैं, अर्थात ऐसे पौधों को उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। पुष्प की रचना ऐसी है कि प्राकृतिक रूप से इनमें संकरण नहीं हो सकता, अतः केवल इनमें स्वपरागण ही संभव है। स्वपरागण के कारण मटर के पौधे समयुग्मनजी अर्थात होमोजाइगस होते हैं, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें पौधे शुद्ध तथा शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। नेक्स्ट, कृत्रिम परागण द्वारा बने संकरण पौधे जननक्षम होते हैं। नेक्स्ट, मटर के पौधे में बहुत से ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एक दूसरे से विपर्ययी अर्थात विपरीत होते हैं। अब वंशागत के विशेषकों का चयन, तो मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी वंशागत लक्षणों का चयन किया। सौभाग्य से ये सभी लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी थे। इन लक्षणों को निम्नलिखित तालिका के द्वारा दिखाया भी गया है जिसे आप यहाँ देखें। सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है तने की लंबाई। तने की लंबाई के आधार पर मेंडल ने 2 प्रकार के पौधों को लिया, एक लंबा पौधा और दूसरा बौना पौधा। नेक्स्ट, पुष्प की स्थिति के आधार पर इन्होंने 2 प्रकार के पौधों को लिया, छीये पौधे एवं अग्रस्त पौधे। पुष्प का रंग बैंगनी एवं सफेद लिया, फली का रंग फूले हुए तथा संकीर्ण लिया, फली का रंग हरा एवं पीला, बीज की आकृति गोल तथा झुर्रीदार तथा बीजों का रंग पीला एवं हरा लिया। इन विपरीत लक्षणों को युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ भी कहते हैं। प्रत्येक युग्म के दोनों गुण जैसा लंबा और बौना एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं। युग्म विकल्पी अर्थात एक ऐसे लक्षण जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं उन्हें क्या कह देते हैं? हम युग्म विकल्पी कह देते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर स्ट्रक्चर के द्वारा दिखाया गया है कि सीड के स्ट्रक्चर में यहाँ इन्होंने एक क्या लिया, राउंड लिया और दूसरा रिंकल लिया, झुर्रीदार लिया। एक को पीला तथा ग्रीन कलर का कॉटिलिडन्स लिया फ्लावर, एक को व्हाइट कलर का पुष्प लिया और दूसरे को वायलेट कलर का लिया। पॉड में यदि हम देखें तो इनकी फली जो थी वो एक फूली हुई और भरी हुई थी, तो दूसरी कैसी थी? झुर्रीदार या अथवा संकीर्ण थी। और यदि इनके फली के रंग की बात करें तो यह एक पीले कलर की थी तथा दूसरी हरे रंग की थी। ऐसे ही तने की यदि बात करें तो एक को इन्होंने एक्सियल पार्ट्स पे लिया जो पुष्प सबसे ऊपर की तरफ रहते हैं और दूसरा जो पुष्प बीच से निकलते हैं अर्थात अच्छी। और यदि हम साइज की बात करें तो एक लंबा पौधा लिया तथा दूसरा पौधा इन्होंने बना लिया। नेक्स्ट, यदि हम मेंडल के द्वारा चुने गए 7 लक्षणों को देखें तो सबसे पहले बीज का आकार गोल तथा झुर्रीदार लिया जिसके लिए इन्होंने कैपिटल आर तथा स्मॉल आर लिया। फली का रंग हरा तथा पीला लिया।
पुष्प का रंग या बीचोल का रंग ग्रे एवं सफेद लिया। बीजपत्र का रंग पीला एवं हरा था। फली का आकार फूला हुआ एवं संकुचित था। पुष्प की स्थिति अच्छी एवं संकीर्ण था। तना की लंबाई लंबा एवं बौना था। नेक्स्ट यदि हम देखें संकरण विधि, तो स्वपरागण रोकने के लिए मादा के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले नाटे पौधों को पुष्पों में खोलकर उन्हें केसरों को हटा दिया। इस क्रिया को इमे इमेस्कुलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट लंबे पौधों के फूलों को खोलकर इनके परागकणों को ब्रुश की सहायता से पुंकेसरों को हटाए गए और नाटे पौधों में वर्तिकाग्रों पर पहुंचाया। इस प्रकार नाटे पौधों में परागण पर परागण किया गया। नेक्स्ट पर परागण के बाद नाटे पौधों के पुष्पों के कपड़े की थैलियों में बांध दिया गया ताकि किसी भी स्रोत से परागण ना हो, अर्थात जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक ना पहुंचे। नेक्स्ट यदि हम देखें तो एक संकर संकरण अर्थात एक जोड़ी विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर दो भिन्न पौधों के मध्य कराया गया संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। जैसे एक गोल बीज वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ या लंबे तने वाले पौधे का संकरण बौने पौधे वाले के साथ, इस प्रकार के संकरण को हम एक संकर संकरण कहते हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें द्विसंकर संकरण, तो दो जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर दो भिन्न पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो इस प्रकार के संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे एक गोल और एक हरे बीज वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार और पीले बीज वाले पौधे के साथ कराया गया। नेक्स्ट यदि हम कहें बहुसंकर संकरण, बहुसंकर अर्थात दो से अधिक जब विपरीत लक्षणों का संकरण एक साथ कराया जाता है तो उसे हम बहुसंकर संकरण कहते हैं। इसमें कई प्रकार आते हैं, जैसे यदि हम 3 कैरेक्टरों को लेते हैं तो त्रिसंकर संकरण, 4 लक्षण को लेते हैं तो चतुर्संकर, और यदि हम इससे ज़्यादा लेते हैं तो इससे ज़्यादा प्रकार के संकरण होते हैं। नेक्स्ट मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली, मेंडल ने अपने नियमों में कुछ विशेष प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया था, तो आनुवांशिक शब्दावली कहते हैं। मेंडल ने जो अपने नियमों में शब्दावली प्रयुक्त की, अर्थात कुछ ऐसे शब्दों को प्रयोग किया जो विज्ञान की भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे हम आनुवांशिक शब्दावली कहते हैं। और आनुवांशिक शब्दावली को समझने के लिए इनकी शब्दावली को समझना अति आवश्यक है। सबसे पहले जनक पीढ़ी अर्थात पेरेंट जनरेशन अर्थात आनुवांशिक विज्ञान में संकरण के प्रयोग में जो पौधे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जनक पौधे तथा पीढ़ी को जनक पीढ़ी कहते हैं। अर्थात सबसे पहले जिन पौधों को हम संकरण के लिए चुनेंगे उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। अब आ गई प्रथम पीढ़ी। दो जनकों के मध्य संकरण कराने के फलस्वरूप उत्पन्न पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। जैसे शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी एवं शुद्ध बौने अर्थात स्मॉल टी पौधों के बीच क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी के सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त हुए। नेक्स्ट यदि हम देखें तो द्वितीय पीढ़ी अर्थात F2 जनरेशन, F1 पीढ़ी के सदस्यों के मध्य क्रॉस कराने पर उत्पन्न संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं। और संकर लंबे पौधे के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो इनका फिनोटिपिक रेशियो 3:1 तथा जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 सदैव प्राप्त होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें जीन की, तो जीन यह आनुवांशिक गुणसूत्र का सबसे छोटा खंड होता है, अर्थात कह सकते हैं हम गुणसूत्रों की सबसे छोटी इकाई को जीन कहते हैं। इसे सबसे पहले प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने तथा इन्होंने अपने लक्षणों में कारक नाम दिया था। बाद में इसे जॉहानसन ने जीन कहा। नेक्स्ट जीनोम अगुणित गुणसूत्रों का वह पूर्ण समुच्चय जो एक इकाई या युग्मक के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, जीनोम कहलाते हैं। इन्हें मुख्यतः यन गुणसूत्र से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट यदि हम जीन प्रारूप या जीनोटाइप की बात करें तो किसी एक लक्षण में जीनिक प्रदर्शन को जीनोटाइप कहते हैं। जैसे हम कहने का उद्देश्य यह है कि यदि किसी पौधे की आंतरिक संरचना को देखें या जिसके कारण संरचनाओं में परिवर्तन होता है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट फिनोटाइप क्या होता है? अर्थ वह लक्षण जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। यह लक्षण बाहर से ही परिलक्षित होते हैं। संकरण जब भिन्न भिन्न लक्षणों वाले दो जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उत्पन्न संतति को संकर संतति कहते हैं। और जब शुद्ध पौधे तथा जब शुद्ध लंबे पौधे एवं शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट संकर
जो संकरण होता है, संकरण एक प्रक्रिया है, अर्थात जब संकर बीजों को प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम संकरण कहते हैं। उपार्जित लक्षण, उपार्जित लक्षण अर्थात ऐसे लक्षण जो किसी जीव के द्वारा किसी वातावरण में ग्रहण किए जाते हैं उसे हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट, प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण अर्थात वह लक्षण जो किसी भी पीढ़ी में बाहर से ही प्रदर्शित होते हैं उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं और इन्हें कैपिटल अक्षरों से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, अप्रभावी लक्षण। जब तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों या जीवों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित नहीं हो पाते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे बौने पौधे के लिए स्मॉल टी और सफ़ेद रंग के लिए स्मॉल आर। नेक्स्ट, एलिल या एलोमार्फ। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी गुणसूत्र पाए जाते हैं वह अपने समान संरचना को बनाकर रखते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी जीन अपनी स्वयं की फोटोकॉपी बनाकर रखता है जिसे हम एलिल कहते हैं। अब समयुग्मनजी एवं विषम समयुग्मनजी अर्थात शुद्ध लक्षणों वाले पौधे। जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन समान होते हैं तो उन्हें समयुग्मनजी पौधे कहते हैं। जैसे लंबाई के लिए दोनों प्रभावी जीन कैपिटल टी होते हैं तथा अप्रभावी जीन स्मॉल टी होते हैं। और जब दोनों समान होंगे, कैपिटल कैपिटल और स्मॉल स्मॉल होगा तो उसे हम समयुग्मनजी कहेंगे। और जब कभी यह दोनों लक्षण अलग अलग होते हैं अर्थात कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी एवं कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आ जाता है तो उसे हम विषम युग्मनजी कहते हैं। नेक्स्ट, संकर पूर्व संकरण अर्थात बैकक्रॉस। जब विषम युग्म की संकर संतान तथा उनके सम युग्म की जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो इस प्रकार के संकर को संकर पूर्व संकरण कहते हैं। जैसे F1 पीढ़ी से प्राप्त संकर संतान का संकर संकरण जनक पीढ़ी के साथ किसी भी प्रभावी या प्रभावी के साथ कराया जाता है तो उसे हम अर्थात संतानों का संकरण जब उनके जनकों के साथ कराया जाता है तो उसे हम संकर पूर्व संकरण कहते हैं। अब परीक्षण संकरण अर्थात टेस्ट क्रॉस। जब किसी भी संतान का संकरण उनके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं। नेक्स्ट, यदि हम देखें तो यहाँ पर आ गया कि मेंडल के वंशागति के नियम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी प्राचीन काल से जानते हैं, प्राचीन काल के कहने का मतलब कि हम पुरानी कक्षाओं से ही जानते हैं कि मेंडल ने अपने वंशागति के आधार पर 3 नियम प्रस्तुत किए थे जिन्हें हम आनुवंशिकता का नियम कहते हैं, जैसे प्रभाविता का नियम, विसंयोजन या पृथक्करण का नियम, ये इसे हम युग्मकों की शुद्धता के नियम से भी जानते हैं, और लास्ट थर्ड नियम स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभाविता के नियम की। प्रभाविता का नियम, एक संकर संकरण के प्रयोग में जब एक ही लक्षण के दो विरोधी गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में वही गुण प्रदर्शित होता है जो प्रभावी होता है। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस क्रिया में जो गुण या कारक प्रकट नहीं होते हैं या प्रदर्शित नहीं होते हैं उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे मेंडल के नियम की पुष्टि हेतु जब मटर के समयुग्मनजी लंबे अर्थात कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधों के बीच संकरण कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए किंतु उनका जीनी लक्षण कैपिटल टी स्मॉल टी से प्रदर्शित किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक जीन में अनेक एलील्स होते हैं तथा उनमें एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। प्रभावी लक्षण कैपिटल टी से यों कैपिटल टी से प्रदर्शित होता है जबकि अप्रभावी लक्षण स्मॉल टी से प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट, यदि हम इसके संकरण की बात करें तो यह डोमिनेंट कैरेक्टर है और यह रिसेसिव कैरेक्टर है, अर्थात यह प्रभावी लक्षण है एवं यह अप्रभावी लक्षण है। जब दोनों को कैपिटल टी और स्मॉल टी के मध्य संकरण कराया गया तो हमें पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त हुए उसे हम कैपिटल टी स्मॉल टी कहते हैं और यह सभी पौधे जितने भी प्राप्त होंगे वह कैपिटल टी स्मॉल टी ही रहेंगे और इनका रेशियो 100% सेम होता है। नेक्स्ट, यदि हम द्विसंकर संकरण की बात करें या विसंयोजन के नियम की या पृथक्करण के नियम की बात करें जिसे हम युग्मकों की शुद्धता के नियम से भी जानते हैं तो मेंडल के नियम के अनुसार प्रत्येक जीन जोड़ी के कारक जीन युग्मकों के कारण एक एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं तथा युग्मनज निर्माण के कारण पुनः एक दूसरे के साथ आ जाते हैं जब अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस
प्रकार जीन या कारक द्वारा अपना अस्तित्व या जीन की शुद्धता बनाए रखने के कारण इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अर्थात जो प्रथम पीढ़ी में लक्षण एक साथ होकर कैपिटल टी स्मॉल टी हमें प्रदर्शित हो रहे थे और वह केवल प्रभावी लक्षणों को प्रदर्शित करते थे, वह लक्षण अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं तथा प्रभावी से अलग अलग पहुंचकर प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। उसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे इसमें हम देखें, यहाँ पर मेंडल के प्रभाविता के नियम को लेकर उदाहरण आया हुआ है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम में प्रथम पीढ़ी में जो भी आपने जाना कि प्रथम पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त होते हैं उनको जो हम दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए प्राप्त करते हैं तो उनमें 75% पौधे जो होते हैं अर्थात उनका फिनोटिपिक रेशियो 3:1 प्राप्त होता है। अर्थात तीन फिनो जो उनका फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है वह 3 पौधे होते हैं, तो जबकि जो जीनोटिपिक कैरेक्टर होता है उनका 1 पौधा प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 75% पौधे जो होते हैं वह प्रभावी लक्षण के होते हैं जबकि 25% पौधे अप्रभावी लक्षण के होते हैं। अर्थात इनका जीनोटिपिक रेशियो 3:1 व इनका फिनोटिपिक रेशियो 3:1 जबकि जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 प्राप्त होता है। यदि इनके हम संकरण की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले दो लक्षण लिए गए कैपिटल आर और स्मॉल आर। इन दोनों के मध्य जब संकरण कराया गया तो हमने देखा कि यहाँ इनके पहले गैमेट्स निकाले गए। कैपिटल आर के गैमेट्स दो प्रकार आर हो गए यहाँ और यहाँ तथा स्मॉल आर स्मॉल होगा। जब इनका संकरण कराया गया तो कैपिटल आर का संकरण कैपिटल आर स्मॉल आर हुआ और यह प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैपिटल आर स्मॉल आर से ही प्रदर्शित हुए जिसे हम F1 पीढ़ी के नाम से भी जानते हैं। और जब इनका गैमेट्स निकाला गया अर्थात कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ से और कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ से प्राप्त किया गया, फिर इनका जब हम संकरण कराते हैं तो इसे हम कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर तथा स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर देखिए कैपिटल आर 3 में प्रदर्शित होता हुआ है अर्थात यह तीनों प्रभावी लक्षण है जबकि एक में स्मॉल आर आया हुआ है, यह अप्रभावी लक्षण है। नेक्स्ट यदि हम देखें रूल नंबर 3 स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो मेंडल ने अपने नियमों में एक द्विसंकर संकरण का नियम दिया अर्थात एक साथ दो लक्षणों को लेकर संकरण करवाया। इसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं और इसके अंतर्गत जो पौधे प्राप्त हुए उनका रेशियो 9:3:3:1 अनुपात में प्राप्त हुआ। यदि हम इसके संकरण की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले कैपिटल आर और कैपिटल वाई के दो लक्षणों को लिया जिनका रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल वाई है। जब इनका संकरण कराया गया तो इनकी F1 जनरेशन में हमको यह कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई लक्षण प्राप्त हुए। जब इनका संकरण F2 पीढ़ी के लिए करवाया गया तो हमें यह प्राप्त हुआ जिनमें कैपिटल आर के साथ जब क्रॉस कराया गया तो कैपिटल वाई हो गया। आप यह सभी संकरण करें और इनका फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1 प्राप्त हुआ जबकि इनका जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1:4:1:4:1:2:1 प्राप्त हुआ। यदि हम इसी संकरण को नेक्स्ट डिटेल मेथड से देखें तो यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई और कैपिटल आर यहाँ पर आया हुआ है जिनका पहले लक्षण में जीन गैमेट्स प्राप्त किए गए। इन गैमेट्स का संकरण करवाया गया और संकरण करवाने के पश्चात यह F1 जनरेशन हमको प्राप्त हुई और F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन के लिए यहाँ पर प्राप्त किया गया जो डिटेल से दिखाया गया है। आप सभी इसे भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेंडल के नियमों का महत्व, जो मेंडल ने अपने नियम दिए इनका क्या महत्व था, तो यदि हम सबसे पहले देखें कि मेंडल के नियम मुर्गी पालन, अंडों की नस्ल में सुधार, अधिक दूध देने वाले मवेशी, अच्छी नस्ल की भेड़ बकरियों वाले अन्य लाभकारी जंतुओं की नस्ल सुधारने में यह सहायक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट फसली पौधों व फलदार वृक्षों की नई किस्मों का विकास किया गया जो रोग प्रतिरोधी, अधिक उपदायक और पीड़क प्रतिरोधी हैं। मानव जाति के सुधार के लिए और वंशागत रोगों से बचने के लिए मेंडल के नियमों पर आधारित सुजनकी विज्ञान की स्थापना की गई। नेक्स्ट यदि हम देखें सहप्रभाविता या संप्रभाविता, सहप्रभाविता अर्थात कोडोमिनेंस, यदि हम इसके रेशियो की बात करें तो इसमें भी 1:2:1 प्राप्त होता है। अर्थात अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का जीनोटाइप तथा फिनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। कुछ प्रयोगों में यह देखा गया कि विपरीत लक्षणों के संकरण के पश्चात F1 पीढ़ी में दोनों ही लक्षण अपने
आपको प्रकट करते हैं, इसे हम सह प्रभाविता कहते हैं। अर्थात सह प्रभाविता की यदि हम डिफिनेशन देखें, जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या प्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे हम सह प्रभाविता कहते हैं। इसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी दोनों जनकों के मध्यवर्ती होती है। उदाहरण के लिए मनुष्य के 3 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, जैसे ए, बी और ओ। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य में उपस्थित रुधिर वर्ग अर्थात ये भी ओ सिस्टम कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा भी दिया गया, अर्थात रुधिर वर्ग का खोज का श्रेय कार्ल लैंड स्टीनर को जाता है, जिसका निर्धारण विभिन्न प्रकार के लाल रुधिराणुओं कोशिकाएं करती हैं। इन रुधिर वर्गों का नियंत्रण भी इन्हीं के द्वारा होता है। एक आई जीन होता है, यहाँ आई इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन के माध्यम से जानते हैं, जो करता है, जिसके 3 युग्मक विकल्पी होते हैं, आई ए, आई बी और ए बी। नेक्स्ट, यदि हम इनके क्रॉस को देखें, सबसे पहले रुधिर वर्ग, या मान लीजिए किसी का रुधिर वर्ग ए तथा किसी का रुधिर वर्ग वो है और दोनं के मध्य संकरण कराया गया, तो यहाँ पर देखिए ये युग्मक विकल्पी अर्थात होमोजाइगस हो गए और हेट्रोजाइगस हो गए, और जब दोनों के मध्य संकरण कराया गया तो हमको ओए ओए मिला, अर्थात सभी संतानों में रुधिर वर्ग ए ही प्राप्त होगा। रुधिर वर्ग ए के लिए समयुग्मनजीवी पुरुष द्वारा ओ रुधिर वर्ग वाली स्त्री के साथ शादी करने पर इन सभी का रुधिर वर्ग, इनके सभी संतानों का रुधिर वर्ग ए होगा। नेक्स्ट, यदि हम बात करें कि मान लीजिए किसी का रुधिर वर्ग बी तथा किसी का रुधिर वर्ग ए है, अर्थात रुधिर वर्ग जब बी और ये के साथ संकरण कराया गया तो हमको ओ और बी सभी स्टेप में प्राप्त हुए। आप सभी जानते हैं कि ओ अप्रभावी कैरेक्टर है जबकि बी प्रभावी लक्षण है, अर्थात सभी पीढ़ी में हमको बी लक्षण ही प्राप्त होंगे। जब कभी हम यहाँ पर आया भी हुआ है कि रुधिर वर्ग बी के लिए समयुग्मनजीवी व्यक्ति द्वारा और रुधिर वर्ग की स्त्री से विवाह करने पर इनकी सभी संतानों का रुधिर वर्ग बी होगा। अब रुधिर वर्ग ए और बी का यदि हम देख लें, अर्थात ये और बी का जब क्रॉस कराया गया तो उनमें 100% संतानें जो प्राप्त होंगी उनमें ए बी लक्षण ही प्राप्त होंगे, अर्थात 100% कैसे होंगे, ए बी कैरेक्टर के ही संतानें प्राप्त होंगी। नेक्स्ट यदि हम देखें रुधिर वर्ग ए बी और ए बी का क्रॉस करा दे, तो रुधिर वर्ग ए बी और ए बी का क्रॉस कराने पर हमको 25% संतानें ब्लड ग्रुप ए की, 25% संतानें ब्लड ग्रुप बी की तथा 50% संतानें ब्लड ग्रुप ए बी की प्राप्त होंगी। नेक्स्ट, यदि हम ब्लड ग्रुप ए और बी की चर्चा करें तो ब्लड ग्रुप ए ओ और बी ओ की चर्चा यहाँ पर ओ रहेगा। तो यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पर जब विषम युग्मनजी ए तथा बी रुधिर वर्ग वाले स्त्री पुरुषों से पैदा हुए बच्चों में चारों प्रकार के रुधिर वर्गों में पाए जाने की संभावना होती है, अर्थात ब्लड ग्रुप ए बी ए बी और ओ, और इसमें 25% सभी के परसेंटेज होती है, अर्थात 25% सभी का अनुमान होता है। ऐसे ऐसे ही रुधिर वर्ग ए बी और ओ के मध्य संकरण कराया जाए तो ए बी और ओ के मध्य संकरण कराए जाने पर हमको 50% रुधिर वर्ग ए तथा 50% रुधिर वर्ग बी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट, यदि हम अपूर्ण प्रभाविता की बात करें, अपूर्ण प्रभाविता विपर्यासी लक्षणों के युग्म में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, यह घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। उदाहरण के लिए एक पौधा होता है जिसे गुलाबांस कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम मिराबिलिस जलापा है, के पौधे में लाल पुष्प व सफेद पुष्प के संकरण कराने पर हमको प्रथम पीढ़ी में गुलाबी पौधे भी मिलने लगते हैं। तो इनमें हम देखें कि एक लाल पौधा, दो गुलाबी पौधे में एक सफेद पौधा मिलता है, अर्थात इनका जीनोटिपिक रेशियो एवं फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही 1:2:1 होता है। यहाँ पर इनके लिए संकरण भी कराया गया है कि 2 रेड फ्लावर लिए गए और इनके जो गैमेट्स निकाल दिए गए, गैमेट्स निकालने के बाद जब इनके मध्य संकरण कराया गया तो हमको रेड और यहाँ पर पिंक और वाइट कलर के पौधे मिलते हैं, अर्थात इनका रेशियो 1:2:1 प्राप्त होता है। नेक्स्ट, यदि हम बहुप्रभावी जीन की बात करें तो कुछ जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं, ऐसे जीन्स को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। उदाहरण के लिए ड्रासोफिला में श्वेत नेत्रों के रंग को निर्धारित करने वाले जीन माता के शुक्राणुओं को संचित करने वाले अंग एवं अन्य रचनाओं के आकार को भी प्रभावित कर सकता है। एकल जीन के ऐसे बहुप्रभाव को बहुप्रभाविता तथा ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। मटर में एक ही जीन पुष्प तथा बीज कवच के रंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, यदि हम देखें तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत या गुणसूत्रवाद पढ़ेंगे, अर्थात क्रोमोसोम थ्योरी अर्थ आर ऑफ इनहेरिटेंस की चर्चा करेंगे। सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।